दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पिक किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिटेल में मैंने उनके आंसर आपको दिए हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें मैंने आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पिक किया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कैसे हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को पार्क कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को लगा सकते हैं, या मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए ऑप्शंस भी यहाँ पे पूछे हैं, ऑप्शंस के ऊपर अपन बाद में जाएंगे कभी, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, डेट फंड है, गिल्ड फंड है, लेकिन अपन जस्ट अभी लिक्विड फंड को देखने वाले हैं क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ। अब देखो लिक्विड फंड होता क्या है। लिक्विड फंड बेसिकली एक ऐसा फंड है जिसके अंदर आप पैसे लगा सकते हैं और उसको कभी भी आप निकाल सकते हैं। उसमें नॉर्मली कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है ना तो वो 7 दिन का होता है मैक्सिमम। यानी अगर आप पैसे 7 दिन से पहले निकालते तो कुछ एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, और काफ़ी सारे फंड्स है जिसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, तो आपने आज पैसे लगाए कल परसों आप पैसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको नीड है। नीड कैसे हो सकती है? इमरजेंसी की नीड हो सकती है। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि कुछ ऐसे पैसे भी लगा देते हैं जो मार्केट के अंदर उनको पता है कि नीचे भी जा सकते हैं, कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है तो उसको लॉस में लेकर निकलना होगा। लेकिन वैसे जो भी पैसे होते हैं वो इमरजेंसी फंड में लगाते हैं कि आपको कल परसों या कुछ महीनों में आवश्यकता हो तो आप पैसे उसमें से निकाल पाओ और आपको रिटर्न्स भी मिल जाए। एफडी के रिटर्न्स आपको मिल जाए, 6 से लेकर 7% के रिटर्न्स आपको मिल जाए। ये रेट कट होती है तो इनके रिटर्न्स कम होते हैं, रेट बढ़ती है तो इनके रिटर्न्स हाई होते हैं। जब हम बातचीत करते हैं कि एफ स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिक्विड रख रहे हैं, वो यही सब होता है। अब देखिए डेट वगैरह तो आगे चल के अपन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आंसर मैं आपको और काफ़ी सारे मतलब देने वाला हूँ आगे चल के, जिससे आपके काफ़ी डाउट सॉल्व हो गए। अब देखिए लिक्विड फंड के अंदर ऑलमोस्ट हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने लिक्विड फंड को लेकर आ चुकी है। अब जैसे आदित्य बिरला का आप देख सकते हैं, महिंद्रा का देख सकते हैं, निपॉन है, ये सभी कंपनीज है। अब इसमें देखिए आपको क्या होगा, जो चार्ट है उसका ऐसा है, मतलब 5 साल का चार्ट है। अब देखो 5 साल में कोई भी मेजर क्रैश या करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है। तो कितने CAGR निकले इसमें? 5.5% के CAGR यहाँ पे निकले हैं। तो 5-6% अगर आपने रेट कट में लगा दिया, उसके बाद में रेट बढ़ गई, हाइक हो गया, तो आपको 7% तक भी यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इतना पैसा कोई नहीं कमाना चाहता। ये पैसे कमाने के लिए अपन नहीं रखते हैं, ये अपन रखते हैं कि अपने को मार्केट में मान लो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, मार्केट अभी टॉप पे है या फिर काफ़ी ऊपर है। अगर नीचे भी है तो चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन से स्टॉक में लेना चाहिए किस में नहीं लेना चाहिए, कन्फ्यूज़न है। तो अमाउंट को कहाँ पे रखें ताकि वो अमाउंट यूज़ भी हो। तो ऐसे में यहाँ पे वो अमाउंट लगा के चलते हैं। मैं खुद पर्सनली लिक्विड फंड्स में पैसे रख के चलता हूँ, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं यहाँ से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखो यहाँ पे एग्जिट लोड भी है जो कि ना के बराबर है, बहुत कम है, 6 दिन का। उससे ऊपर आप निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड यहाँ पे देना नहीं पड़ता। अब एक पर्सनल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, और आप अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी काफ़ी काम की हो सकती है। देखिए अगर आपके पास में कुछ फंड्स है, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ये कुछ फंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, किसी के लिए भी कोई कॉल वगैरह नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिया। ठीक है, तो मान लो किसी के पास में ये 3 फंड है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर। अब बैंक में काफ़ी लोग पैसा रखना सही नहीं समझते हैं। बैंक में काफ़ी कम लोग पैसे रखते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी कम मिलते हैं, और पैसा इकट्ठा होता है तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती, इनकम टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं लोग, और अपने पैसे को बैंक में ज़्यादातर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो या तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या फिर आप बैंक में रखोगे। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये होता है कि उसके जो लिक्विड फंड है वो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे मोतीलाल का फंड है तो यहाँ पे इनके लिक्विड फंड है। अब मान लो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है एक्विटी में, ठीक है, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि मार्केट और गिर सकता है या सिचुएशन और खराब हो सकती है, तो आप क्या करोगे, पैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ना लगा के आप लिक्विड फंड में पैसे लगा दोगे। पराग पारिक में कुछ पैसे लगा दिए, मतलब आपके पास में 75,000 है तो 25,000 आपने यहाँ लगा दिए, 25,000 आपने यहाँ लगा दिए, 25,000 आपने यहाँ लगा दिए। ये इक्विटी नहीं है, लिक्विड फंड में आपने रख लिया। अब जैसे ही मार्केट गिरता है या जैसे ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे चलो मार्केट में अच्छा चांस है, यहाँ पे मुझको इक्विटी खरीदनी चाहिए, लिक्विड फंड से पैसे निकालने चाहिए, तो क्या होगा, नॉर्मली अगर आप किसी एक लिक्विड फंड में पैसे रखोगे तो पहले आप उसको निकालो, वो आपके बैंक में जाएगा, फिर वो बैंक से वापस से आपके म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। तो पर्सनली अगर आप देखोगे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे पैसे रखें, और एक ऑप्शन होता है स्विच का। जैसे आप क्लिक करोगे फंड के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, स्विच का ऑप्शन होगा। तो स्विच में क्या होता है, पैसा यहाँ से सीधा मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में चला जाएगा, बैंक में नहीं जाएगा, टाइम बचेगा, और भी काफ़ी सारे फायदे होते हैं। अगर बड़ी अमाउंट हो तो ट्रांजेक्शन्स बैंक में इतने ज़्यादा नहीं दिखते, तो ITR भरने में आसानी होती है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब लिक्विड फंड के अंदर पैसे रखते हैं शॉर्ट टर्म में। बाकी और भी फंड्स होते हैं, गिल्ड फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होता है, आगे चल के अपन उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि रिसेंटली जो केसेस इन्होंने देखे हैं जो मार्केट के अंदर कंपनीज खराब हुई है, बैंकरप्ट हुई है, दिवालिया हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है, पैसे वैसे चले जाते हैं इन्वेस्टर्स के, और इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं आता है। इन्वेस्टर ओनली फेस वैल्यू जो भी स्टॉक की होती है वो मिलती है, 5 रुपये 10 रुपये। अगर एक स्टॉक 10,000 का है, उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये की है, 1 रुपये की है, तो वो 5 रुपये 1 रुपये मिलेंगे आपको, मतलब वही होगी उसकी वैल्यू डीलिस्ट होने के बाद में या खत्म होने के बाद में कंपनी। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश है आपको। सेकंड यहाँ पे बताने की कोशिश है कि आईटी सेक्टर बाउंस बैक करेगा ऑल टाइम हाई तक। मेरी क्या एक्सपेक्टेड पीरियड है, कितने टाइम तक में मैं सोच रहा हूँ कि आईटी जो कंपनीज है वो पहुंच जाएगी, डेटा के हिसाब से बातचीत करिए। देखो दोस्तों, डेटा आपके सामने है, वैल्यूएशन देखते हैं अपन कि पहले जो एक टाइम था कोविड से पहले, उसमें दुनिया थोड़ी सी अलग थी। कोविड के बाद में दुनिया चेंज हो गई, आपको पता है। ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ चुकी है, ऑनलाइन डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, बिजनेसेस ज़्यादा ऑनलाइन खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन चीज़ें होने में टेक की यूजेस बढ़ती है। यूएस में भी काफ़ी ऑनलाइन कंपनीज बनी 20 के बाद में। तो यूएस के अंदर भी जो टेक और आउटसोर्सिंग का काम होता है वो इंडिया से होता है। तो मार्केट को ऐसा लगा कि आईटी कंपनीज की अर्निंग्स जंप कर जाएगी, और जो वैल्यूएशन यहाँ पे बनती थी पहले, ये 15 के आसपास का, मतलब बॉटम आउट होती थी आईटी कंपनीज, ये जैसे ही प्रॉफिट अच्छा आएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या है, यहाँ पर पहले जो बॉटम बनता था 2020 में 15 के पी पर, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अब बॉटम यहाँ पे बनने लग गया। ये क्या है, रेसिस्टेंस है, तो पिछला जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ तक आईटी गिरा अभी 2023 में, उसके बाद में तेजी आई, अब वापस से आईटी यहाँ पे है। तो क्या यहाँ से तेजी बनेगी क्या? तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम है चीज़ों को सेटल होने में, लेकिन कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं कि जो भी है यहीं पर है, मतलब बॉटम आउट यहीं पे हो सकती है आईटी कंपनी। थोड़ा सा और बाकी है, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ा और बाकी इसमें दिख रहा है। अब 20-24 इसके आसपास की वैल्यूएशन, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो बिना आईटी गिरे इस वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आईटी कंपनीज डिस्काउंट में है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। बाकी इतना ऐसा कुछ बुरा टाइम नहीं है कि बहुत महंगे में आपने खरीद लिया, अगर आप अभी खरीदोगे तो बहुत महंगा आप खरीद रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि एक वीडियो बनाइए कि कौन सा जो सेक्टर है वो पहले ऊपर जाएगा, साथ में अगर आपके पास में 30% का प्रॉफिट है स्टॉक में जो भी है, तो कुछ बुक करना चाहिए क्या, या हमको देखना चाहिए अपने प्रॉफिट लॉस को और जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर। देखो, गोल है आपका 10 ईयर्स का, तो डेफिनेटली आपको फिर वो देखना ही नहीं चाहिए, आपको पोर्टफोलियो को ही अनस्टॉल, मतलब जो भी एप्लीकेशन है उसको अनस्टॉल करके चलना चाहिए। 2 एप्लीकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, एक ट्रेडिंग एक इन्वेस्टिंग की। और देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें सिंपल सा फंडा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि चलो यार प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसमें समझ में आता है कि कंपनी के नंबर सब नहीं बढ़ेंगे, प्रॉब्लम हो चुकी है काफ़ी बड़ी वाली, जिसमें रिलैक्सो था, स्विच किया किसी और कंपनी में, उसमें प्रॉफिट हुआ। अब कुछ भी और हमको लगता है कुछ कंपनी के अंदर कुछ प्रमोटर ने चोरी चपाटी कर दी वैसे अपनी कंपनी में, या फिर जो भी क्वालिटी कंपनीज है उनमें आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हो सकता है पैसे नहीं बने, कम बने, लेकिन पैसे कभी किसी के उन कंपनीज में जो क्वालिटी कंपनीज होती है ना, उनमें कभी टूटे नहीं, पैसे बर्बाद नहीं हुए। तो ऑप्शंस होते हैं। अब हमको कुछ ऐसा लग रहा है जो मैं आपको आईपीओस में बताता हूँ कि स्टॉक का प्राइस खरीदने के बाद बढ़ गया। अब होता क्या है, जब स्टॉक गिरेगा ना तो फियर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो जितना गिरना चाहिए उससे ज़्यादा गिर जाएगा, और जब बढ़ेगा तो ग्रीड ज़्यादा होगा, तो उसको जितना बढ़ना चाहिए वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, कभी कभी अपने को नहीं आता है समझ में कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे या नहीं करे, थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है, तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल स्टॉप ऑर्डर, जो सेट हो जाता है एक डिफाइन परसेंटेज के ऊपर, कि मान लो आपको 100 रुपये के शेयर आपके हैं और 110 रुपीज़ का हो चुका है, तो आपका 10% का प्रॉफिट है। तो आपको एक परसेंटेज डिसाइड करना है, 5%। अगर जो भी प्राइस है उससे नीचे गिर जाएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं निकाल लूंगा। 120 पहुंचेगा तो वही 5% का सेट होगा, उसका 5% अलग होगा, थोड़ा और पहुंचेगा तो उसका 5% अलग होगा, तो वैसे करके आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। 5% एग्जाम्पल है, इतना कम कोई नहीं रखता है, लेकिन स्टिल एक बताने की कोशिश है। यहाँ पे दोस्तों आप आसानी से समझ पाओगे। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लिया या इन्वेस्टिंग की,
स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, ये सपोर्ट है, कैसे भी आपने पता किया सपोर्ट या आपने परसेंटेज देखा, जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद में आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपका 100 रुपए का स्टॉक है, ये 150 पहुंच गया, सॉरी यहाँ पे ये 200 पहुंच गया। आपने 150 का स्टॉप लगा दिया कि मेरा 100 का स्टॉक 200 हो गया, तो वापस 200 का 100 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, और मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए। लेकिन 200 पे मैं बेच दूंगा तो वो 300 भी हो सकता है। तो मैं क्या करूं, मैं 150 का लगा दूंगा अपने दिमाग के अंदर स्टॉप कि 150 पहुंचेगा, तोड़ेगा तो बेच दूंगा, 50 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब मान लो दोस्तों वो जो स्टॉक है ये 300 रुपए पर पहुंच गया, क्योंकि आपका 150 का हिट नहीं हुआ, यानी 150 पे स्टॉक आया ही नहीं, 160 से वो उड़ गया स्टॉक, तो 300 पहुंच गया। फिर आपको 150 पे नहीं बेचना, फिर वो 200 पे बेचना है आपको, कि अब ये 300 का 200 होगा तो मैं बेच दूंगा, ऐसे 200 का वो 400 हो गया, तो आपको 300 कर देना, अपने स्टॉक को बढ़ाना है, 150 200 300, अब ये मल्टीपल हो गया, लेकिन थोड़े परसेंटेज के अंदर भी आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आपका वो प्राइस आया और टूटा, स्टॉक नीचे गया, फिर वहां से ट्रेड एग्जिट होता है, वो प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो 10% 20% 50% पे हो सकती है, वो मल्टीपल जब स्टॉक होते हैं उस पर भी हो सकती है। तो ये आपका प्रॉफिट है, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की, ये आपका प्रॉफिट बन गया और आपने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। हो सकता है आपके एग्जिट करके वो स्टॉक यहाँ पहुंच जाए, लेकिन आपका काम हो गया है। अब आप फंडामेंटली वो चीज डिसाइड कर सकते हैं टाइम के, आप यानी टाइम के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने 3 साल दे दिया, बस इतना दे सकता हूँ, इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो निकल के दूसरी कंपनी में जाऊंगा। वो टाइम स्टॉप लॉस हो सकता है, वो प्राइस स्टॉप लॉस हो सकता है, वो टेक्निकल हो सकता है, वो फंडामेंटल हो सकता है, ठीक है। वो ट्रेल के साथ में आपको स्टॉप लॉस को लगाना है, ताकि आप टाइमली अपने गेन्स को लेके निकल पाओ। इसके बाद में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरी तरह कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो। देखो डिटेल तो नहीं, लेकिन मैं आपको काफी कुछ समझा दूंगा इसमें, इन्वेस्टर और अपने जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स की या जो भी आपका बिजनेस है उसको कैसे चूज करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी इंसान का होता है, या मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है सबसे बेस्ट है, वो इंसान का खुद के लिए होता है। खुद पर जो भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि रिटर्न्स एक्चुअली उसी से मिलते हैं। आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब दोस्तों यही नहीं कि आपको पैसे लगाने हैं खुद के ऊपर, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए। अब वो स्किल्स आप एक्वायर करोगे तो उसके लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं, आपको कोर्सेज लेने पड़ सकते हैं, या फिर आप वैसे ही सीख सकते हो। अब वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैंने किसी कोर्सेज को लेकर कुछ पे नहीं किया, मैंने टाइम दिया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। मतलब मैंने जितनी भी जॉब की है, आपको अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मैंने हर मतलब कैटेगरीज के अंदर, ऑलमोस्ट सेक्टर के अंदर जॉब की है। और जो भी मैंने जॉब की है वो पैसे कमाने के लिए नहीं, वो स्किल्स के लिए, कि जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसको उस कैटेगरी के अंदर मैं बिजनेस करना चाहता था, कि जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ उसी तरीके की कोई कंपनी कैसे बना पाऊँ। तो मैंने ई कॉमर्स में जॉब की है, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर कई जॉब की है, मैंने काफ़ी अकाउंट्स में काफ़ी जॉब की है, ठीक है। तो वहाँ से स्किल्स अपन डेवलप करते हैं, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही था। अगर मैंने कॉल सेंटर में सबसे पहले जॉब की है, तो मैंने कॉल सेंटर में सीखा है कि कैसे बात कर सकते हैं, तब जाके आपके सामने में या आपके साथ में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टॉक मार्केट सीखा तब जाके उसमें काम हुआ, ई कॉमर्स सीखा तब जाके उसमें काम हुआ। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है आपका स्किल्स पे होना चाहिए, स्टॉक मार्केट से बाद में आपका होना चाहिए, क्योंकि जो जो बड़ी अमाउंट बनेगी ना वो आपकी स्किल से बनेगी, मार्केट से नहीं बनेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी अमाउंट बनानी है तो उसके लिए आपको बड़ी अमाउंट लगानी पड़ेगी। अब बड़ी अमाउंट आपके पास में है ही नहीं, तो आप कैसे लगाओगे, और बड़ी अमाउंट आपको कौन देगा, आपकी स्किल्स देगी। तो पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो स्किल्स पे होना चाहिए, उसके बाद में आप इन्वेस्टर बनते हैं, ठीक है। तो स्किल्स के ऊपर काम करो, चाहे वो कोई भी हो। बिजनेस अगर आपको करना है, ऑनलाइन बिजनेस मेरे हिसाब से सबसे अभी आज की डेट में, आज की दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस है। जॉब अगर आपको करनी है तो कोई स्किल आपके पास में होनी चाहिए, जिस स्किल के अंदर आप महारत हासिल कर चुके हो, यानी कोई आपके आसपास अड़ता नहीं हो, तब जाके मोटा अमाउंट आपको मिलेगा। वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोडिंग या एआई के ऊपर आपको काम आना चाहिए। सिंपल एक्सेल भी अगर आपको आता है, क्योंकि दुनिया में एक्सेल भी ऐसा लगता है ईजी है, लेकिन हर किसी को आता नहीं है, उसके अंदर आपने एक्सपर्टीज ले ली तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर अच्छे अच्छे रोल्स मिल जाते हैं। मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्किल आपके पास में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप जाने जाते हो, कि आपको ये आता है, आपकी इसमें एक्सपर्टीज है, तब जाके आदमी इन्वेस्टर बनता है। अगर मैं आपको पास्ट एग्जाम्पल देके चलूँ या फिर अभी के एग्जाम्पल देके चलूँ, जिसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नेम्स अपन देखते हैं जो स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा चुके हैं। देखो, उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा इसलिए कमाया है क्योंकि उन्होंने कहीं और से पैसा कमाया था जो स्टॉक मार्केट में लगाया है। अगर राकेश झुंझुनवाला जी की बात करें तो रेयर एंटरप्राइजेस इनकी एक कंपनी थी, या हम ट्रेडिंग कंपनी बोल सकते हैं, ब्रोकरेज कंपनी बोल सकते हैं। खुद की ट्रेडिंग भी इन्होंने की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी कि मूवीज़ वगैरह में इनके
लिए आर के दमानी जी, बड़ी जो वेल्थ बनी है जिसकी वजह से अब ये पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी संपत्ति 1-1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, तो वो डीमार्ट की वजह से पहुंची है। डीमार्ट का जो पैसा है, जो स्टॉक प्राइजेस हैं, वो है जो भी है। विजय केडिया की बात करें तो इनकी केडिया सिक्योरिटीज कंपनी है, ब्रोकिंग का धंधा इनका काम है, ठीक है। वो किसी को पता नहीं होगा, ऐसा लगता होगा 1-2 हज़ार करोड़ की वेल्थ इनकी ऐसे ही बन गई। पुरिंजो की बात करें, इनकी भी अपनी एक एडवाइजरी फर्म है। आशीष कचोलिया की भी है। निमेश शाह आप देख सकते हैं, एक ग्रुप है, उसके को फाउंडर हैं। रामदेव अग्रवाल जी को आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर है। मतलब जो भी पैसे कमाए हैं मार्केट से नहीं कमा के, मार्केट में लगाए हैं कहीं और से कमा के, चाहे वो ब्रोकिंग का काम हो या एक्सवाइजी और भी कोई काम हो। अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करूं, वॉरेन बफेट को देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी बिजनेसेस किए। पहले कोका कोला के ढक्कन बेचे, बहुत काम किया है इन्होंने। फिर बर्कशायर हैथवे खरीद ली, पूरी इंश्योरेंस वगैरह ये सारा काम है। तब जाके इनकी इनकम हुई, उसको ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर। पीटर लिंच की बात करें तो इनकी आप देख सकते हैं, ये फंड मैनेजर हैं, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें इनकी जो मतलब इनकम सोर्स है वो। रे डेलियो की बात करें तो ब्रिज वाटर के एसोसिएट है, फाउंडर है। जो भी आप इन्वेस्टर देखोगे ना, मतलब ये जो अपने कैपिटलिस्ट वाले, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले इन्वेस्टर को भी देखे हैं, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ कंपनी बनाई है। ये कुछ कंपनी के नेम्स आप देख सकते हैं, तब जाके इन्वेस्टमेंट किया है। पीटर थियल की बात करें तो पेपाल के को फाउंडर है इलॉन मस्क के साथ में, ठीक है। तब जाके इन्वेस्टमेंट किया। लिंक्डइन के को फाउंडर है। ये शार्क टैंक में अपन देखते हैं क्या है, इन्वेस्टर बाद में बने हैं, पहले इन्होंने अपनी स्किल से उसको कंपनी को खड़ा किया है या कुछ ना कुछ पैसे छापे हैं, ठीक है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका अपने आप के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद में स्टॉक मार्केट होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट के अंदर यस लिख देना, ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आपको देता रहूं। पिछले वीडियो को भी आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।